हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं जो अभी मंडी बोर्ड का एग्ज़ाम 25 फरवरी को हुआ था, है ना। इसका जैसे मंडी बोर्ड का एग्ज़ाम भी बोलते हैं 2023 ऐसा लिखा हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में और एडमिट कार्ड में भी, बट ये अभी कब 25 फरवरी 2024 को हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले भी कुछ हमारा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा आप ज़रूर देखिएगा। मैथमेटिक्स में इतने को हम लोग रिसेंटली सॉल्व किए हैं और जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो बताइएगा, उसको हम लोग फिर से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये जो हमारा पेपर है इसका आज हम लोग सेट सी वाले को सॉल्व कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन थे, केवल 10 ही क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, जिसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 50%, है ना। मतलब किसी चीज़ के रेट को अगर हम लोग 50% बढ़ा दिए हैं, बाई वाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर एज ऑन इट्स कंजम्पशन। मतलब यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से मान लीजिए समझते हैं, सॉल्व भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बता दूंगा, है ना। मान लीजिए हम लोग सिंपल से समझते हैं कि मान लो हम लोग 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे। नीचे लिखता हूँ, मान लो कि हम लोग 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे। मान लो कि शक्कर, हाँ 100 रुपये का शक्कर खरीदना चाह रहे थे। अब उसको हम लोग 100 रुपये लेके गए दुकान में। अब उसका रेट कितना 50% बढ़ गया है, मतलब अब उसका रेट कितना हो गया है 150 रुपये। तब अब आप तो 100 रुपये लेके गए थे, उसका रेट 50% बढ़ गया, आप चाह रहे हो 100 रुपये का ही लें, तो उसके लिए आप कितना कम करवाओगे, उसमें आप 50 रुपये का कम करवाओगे। कितने में से, ये जो अब जो इसका रेट 150 हो गया है उसमें से, है ना। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट समझना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये का कम करवाए 150 में से, मतलब ये कितना हो गया हमारा 1/3, है ना। या फिर इसी को अगर हम लोग फॉर्मूले के जैसे लिखना चाहें तो अलग अलग परसेंट चेंज हो रहा है ना। एक बार कुछ परसेंट बढ़ रहा है और एक बार कुछ परसेंट घट रहा है। तो जब भी हमारा परसेंट बढ़े घटे या फिर 2 बार बढ़े 2 बार घटे, है ना, तो एक नेट चेंज का फॉर्मूला होता है ये। मतलब टोटल कितना चेंज हो रहा है बोलने से, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स और वाई क्या है आपका, परसेंटेज चेंज है। अगर पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है, अगर निगेटिव है मतलब घट रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे नेट चेंज कितना हो रहा है, मतलब हमको तो चाहिए कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 0 रहे। अब बढ़ा कितना है, 50% बढ़ा है। घटा कितना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा मान लेते हैं हम लोग ये -y, क्योंकि घटा है। अब ये प्लस और माइनस मिलके y हो जाएगा, है ना। ये प्लस में है माइनस में है, तो ये क्या हो गया 50y और ये कितना हो गया 100। ठीक है, अब बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। जितना कटेगा उसको काटेंगे, जैसे 50 जा 52 जा, है ना, 50 दूनी। अब ये कितना हो गया, मान लो कि मैं y और y वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, y बाई 2 बाई 50, ये कितना हो जाएगा 3/2y बाई 50। अब ये y बराबर 50 वाला इधर चल गया ऊपर 100, ठीक है ना। ठीक, 100/3, 100/3 किसमें, प्रतिशत में, है ना। ये किसमें है, प्रतिशत में है। अब जब प्रतिशत में है मतलब क्या, प्रतिशत मतलब 1/100। तो इसी को 100 को मैं प्रतिशत में प्रतिशत चिन्ह हटाना चाहूँगा तो ये 1/100 ऐसा लिखा जाएगा और ये बच गया मेरा 1/3, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बस इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक सर्कल, एक वृत्त जिसका जो रेडियस है ना, व्यास जिसको, सॉरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी 2πr। यहाँ पे आपको सब चीज़ तो दिया हुआ है। 2 मतलब 2, पाई मतलब 22/7 और r का मान दिया हुआ है कितना हमारा 5। इसको बस हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, है ना। हल करना है बस। 5 years ago the average of ABCD was 45 years। क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक है, 5 बोल डाला क्या, विथ ई ज्वाइनिंग देम, है ना। मतलब अब ई उनके साथ जुड़ने से सभी पांचों की औसत 49 वर्ष हो गई है। ई की आयु कितनी है, देखिए एवरेज का फॉर्मूला हमारा यही होता है ना। औसत का फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी डाटा दिया है सबको हम लोग जोड़ते हैं और नंबर ऑफ डाटा, जितना डाटा है उससे भाग देते हैं, है ना। इसको अगर टोटल अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल यही, है ना, ये जो टोटल है ये वाला, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इससे गुणा कर दूंगा। टोटल क्या हो जाएगा, औसत। इसको हम लोग बोल सकते हैं कुल बराबर औसत गुणित संख्या। ठीक है,
तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 5 साल पहले, है ना, 5 years ago। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ 5 साल पहले, ठीक है, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है। 5 साल पहले किसका किसका, ए का, बी का, सी का और डी का, सबका, इसको अगर हम लोग कुल निकाल रहे हैं, इनका कुल निकालेंगे तो कुल कितना है, एवरेज औसत कितना था 45, और कितने लोग हैं 4, ठीक है, 45 दूना 90 और 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 180, है ना। अब ये तो 5 साल पहले है, तो इसको अगर मैं वर्तमान में लाना चाहूँ, ठीक है, तो 5-5 साल सबके तो बढ़ जाएगा, 4 लोग हैं ए बी सी डी, है ना, 5 5 5 5, तो कुल कितना बढ़ जाएगा 20 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। 180 कुल पहले था, ए धन बी धन सी धन डी, है ना, और ये 20 साल, ये बढ़ गया ना, क्या कैसे बढ़ा, 4 लोगों का 5-5 साल बढ़ा, इसलिए 20 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 200 साल हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, अब ई भी इनके साथ जुड़ गया, तो इनका कितना हो जाएगा, ए बी सी डी और ई, इसका वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, वही औसत, औसत हो गया इनका 49, है ना, और कितने लोग हो गए अब 5, तो इसमें 49 में 5 का गुणा कर दो, 5 9 45, 4 5 चौक 20 और 4, ठीक है। अब देखो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ मेरे को 5 लोगों का दिया हुआ है, यहाँ मेरे को 4 लोगों को दिया है, एक्स्ट्रा कौन है ई, अगर मैं इन दोनों में से इसको घटा दूंगा तो बस बचेगा तो ई ही, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये वाले में से अगर मैं घटा दूंगा किसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब क्या, ये तो सब कट गया, बचा क्या ई, और यही चीज़ इधर की तरफ क्या बचा हुआ था मेरा 245 था मेरे पाँचों का, और 4 लोगों का मिला के था 200, मतलब बचा कितना 45, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 साल। इजी क्वेश्चन था सब। देखते हैं अगला, ए स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ एन ट्राइंगल, सॉरी, ए स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में एक वर्ग बनाया गया है ना, वर्ग मतलब जिसका सभी साइड बराबर हो, ऐसा चारों का, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका अगर 8 सेंटीमीटर है त्रिभुज का जो भुजा है, तो इस पूरा आकृति का हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये कितना होता है हमारा √3/4 एल का स्क्वायर, एल मतलब इसका जो भी एक साइड है, और इसके बाद जो हमारा एक स्क्वायर है मतलब वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है इतना। अगर मेरे को कुल क्षेत्रफल पूछा है जिसमें कि मेरे पास देखिए एक त्रिभुज है ना, और मेरे पास वर्ग कितना है 1 2 3, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं 3, एक बार जोड़े हम लोग त्रिभुज का और 3 बार जोड़े वर्ग का, दोनों को जोड़ेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना हो गया ये √3/4, एल कितना है 8 है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, यहाँ 3 गुणित फिर से यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 8 8 64, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 64, 3 गुणित 64, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको 1 6 दूसरे कलर से काट देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये 4 1 कम 4 4 चौक 16, ठीक है, सॉरी 4 1 कम 4 4 6 24, ठीक है। और इसको बस अब हल करके लिख देते हैं, ये क्या हो गया 16 रूट मतलब 16√3 16√3, और ये कितना हो जाएगा आपका 192, है ना, यही चीज़ लिखा हुआ है 192 पहले लिखा है प्लस 16√3, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देखिए अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बोलते हैं तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ होता है, और इसका जैसे अगर हम लोग सूत्र के रूप में बोलें तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, है ना, किसी भी आयत का क्षेत्रफल L × B, L मतलब इसका लंबाई और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आता है क्षेत्रफल, और क्या बोला है इसका पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 50 यूनिट, ठीक है। अगर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखना चाह रहा है तो बस यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका जो पेरीमीटर है परिमाप है ये कितना बोला है 50, और इसका सूत्र क्या होता है 2
L प्लस बी, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, मतलब आप यहाँ से एक जगह से रस्सी लीजिए, इसको ऐसे चारों तरफ घुमाइए, फिर अंत में जितना होगा उसका लंबाई वही, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये है कितना, 150, और इसका जो परिमाप है ये कितना है, 50, ठीक है। इसको आपको सिंपल सा आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा। जैसे L इंटू पी, ये कितना हो रहा है आपका 50, और L प्लस बी को जब हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है, और इसको L प्लस बी को कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 50/2 मतलब 25, ठीक है। तो 2 ऐसा संख्या जिनको गुणा करो तो 50 है, और 2 ऐसा संख्या जिनको आप धन करो तो 25 है। ऐसा हमको ऑप्शन में से सिर्फ एक ही में दिखेगा, वो है मेरा डी, है ना। 2 को जोड़ने पे 25 आना चाहिए, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 धन 10 बराबर 25। दोनों को गुणा भी करेंगे तो 150 आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। देखते हैं नेक्स्ट, ऑन व्हाट प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना, है ना, 6 चौक 24 और 1 25, कितना है 25/4% पर एनम विल 1 रुपी पर डे, 1 रुपया एक दिन का। तो इफ़ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अगर लीप ईयर नहीं है, किस मूलधन पे साधारण ब्याज इतना वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष नहीं है। साधारण ब्याज का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, है ना। साधारण ब्याज मतलब हमको जितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो, मूलधन मतलब हम लोग जितना पैसा शुरू में बैंक में लगाए थे वो, जिस दर से मिल रहा है ना रेट, और कितने समय के लिए लगाए हैं वो समय। इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, ठीक है। अब देखो मेरे को जैसे एक दिन का ब्याज को अगर मैं बात करता हूँ, ब्याज एक दिन के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपया, ऐसा बोला है, ठीक है। और अगर लीप ईयर नहीं है तो पूरा कितना दिन होगा, 365 दिन। तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट पर, 365 रुपये, है ना, रुपये लिख देते हैं हिंदी में, रुपये, ठीक है। मतलब मेरा ब्याज कितना हो रहा है, इतना। अब मैं इसी सूत्र पे डायरेक्ट रख देता हूँ 365, है ना। पी मतलब कितना पैसा शुरू में लगा है, पूछा तो वही चीज़ है, मतलब यही मेरा अननोन हो गया। पी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, इसको, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौक 24 और 1 25, मतलब ये 25/4 नीचे ही लिखा जाएगा। और ये टी कितना, 1 साल के लिए, तो यहाँ हो गया 1, है ना। नीचे में 100 भी तो है ये वाला, इसको 100 को ऐसा गुणा कर दिए। अब बस इसको हम लोग हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब ये हो गया 16 को इसमें गुणा कर देंगे तो पी का मान आ जाएगा 365 गुणित 4 ये मेरा उत्तर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5840 रुपीज़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो भी नहीं समझ में आएगा आप उसमें क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं, या फिर टाइम स्टैम्प, मतलब जितना भी मिनट अभी हो रहा होगा इस वीडियो में उसका आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 मिनट 20 सेकंड है, तो इस टाइप से करके जो भी आपका डाउट रहेगा उसका आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रॉब्लम है, ठीक है। द अमाउंट, इफ़ द अमाउंट इज 3 होल 3/8, है ना, 3 से ही 3/8 गुनी हो जाए, द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट इंटरेस्ट पर एनम इज, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कहा है के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर इतना गुना हो जाए तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहे होते हैं तो एक सूत्र होता है जिसमें हमको डायरेक्ट अमाउंट निकलता है ना। अमाउंट मतलब कि जितना पैसा मिलने वाला है एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन समय के बाद वो निकलता है, ठीक है। इसमें से जब हम लोग पी घटा देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन हमको तो यहाँ पे डायरेक्ट यही बताया है मिश्र धन मतलब कितना पैसा मिलने वाला है। तो मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है कहा गया है कि इतना गुना, मतलब अगर मान लो कि मेरा पहले पी रुपया लगाया हुआ था तो वो उसका इतना गुना हो जाएगा। 8 तिया 24 और 24 होती 27, कितना हो जाएगा 27/8 पी का। अब इसी सूत्र में अगर मैं रख देता हूँ, है ना, एक जगह में, इसी में एक जगह में मैं इसको रख देता हूँ, क्या हो जाता है 27/8 पी, और इधर की तरफ क्या है पी, है ना। पी का भी मेरे को मान नहीं पता है और नहीं उसका जरूरत है। 1 + आर के लिए तो ये आपको पता है कितना, अच्छा आर ही तो निकालना है ना, R/100, और ये कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। अब जो कॉमन कट रहा है इसको काट देते हैं, इधर भी पी है इधर भी पी है, कॉमन है कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इसका घन है, दोनों तरफ अगर हम लोग घन
मूल निकाल देते हैं, है ना, दोनों तरफ अगर हम लोग घन मूल निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा लिख दे रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर 3 है, ये 27/8 और इधर क्या बचा 1 धन r/100। ठीक है, अब देखो 27 किसका घन है, 3 का, है ना, क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 2 किसका क्यूब है, सॉरी 8 किसका क्यूब है, 2 का। अब ये क्या हो गया 1 धन r/100। इस 1 को इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 r/100। ठीक है, ये कटेगा 2 50 से, मतलब यहाँ पर r बराबर क्या हो गया 50%। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं सर्कल, है ना, वृत्त का अगर रेडियस r है, मतलब वृत्त का जो रेडियस है वो हमारा r है, तो जैसे इसका अगर हम लोग बात करते हैं परिधि का, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है 2πr परिधि, है ना। और वहीं अगर हम लोग वर्ग का बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप वही पेरीमीटर या परिधि। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अगर उसका लेंथ l है तो ये क्या होता है 4 है, मतलब अगर हम लोग वही जैसे हम लोग आयत में देखे थे, एक जगह से रस्सी स्टार्ट करो चारों तरफ घुमाओ तो l जोड़ेंगे 4 बार l हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों बराबर है ना, सर्कल का पेरीमीटर और यही पेरीमीटर किसका बराबर है, बोला है आपका स्क्वायर का। ठीक है, देखो पेरीमीटर सर्कल का कितना हो रहा है 2πr और ये कितना हो रहा है मान लीजिए 4l। अब यहाँ से जो जो कटेगा काट देते हैं। ठीक है, ये दो दूसरे कलर से काट दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 है ना। अब मेरे को r/l को मैं एक जगह रख लेता हूँ, l को इधर कर लेता हूँ, r/l बराबर 2/π। ठीक है, अब मेरे को अगला क्या चीज़ पूछा है, अगला मुझे पूछा है कि देन द रेशियो, है ना। अब मेरे को किस चीज़ का रेशियो, किस चीज़ का अनुपात बोला है कि उनके एरिया का, तो एरिया ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का एरिया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ये क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ अगर सर्कल बोला जाए तो πr² होता है, और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर बोला जाए तो ये l² होता है। अब इसी में हम लोग सूत्र को रख देते हैं, जैसे यहाँ मैं रख दिया πr² और नीचे क्या हो गया l²। अब मेरे को r/l का वैल्यू तो पता ही है, मान लो कि मैं इसको पाई को ऐसे बाहर निकाला r/l का स्क्वायर, मेरे को r/l का मान तो पता ही है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं पाई, और r/l के जगह में हम लोग 2 बार 2/π ऐसे रख देते हैं। अब देखो पाई मतलब वही 22/7 है ना, जो कट रहा है काट दो, एक बार कटा। अब ये 2 4 हो गया, नीचे में पाई का मान रख देते हैं, है ना, पाई का मान नहीं पता है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 22/7 है, ये मैं लिख दिया 22 और ऊपर में आ गया 7। हल कर देंगे 4 2 दूनी 4 2 11, तो ऊपर में कितना बचा 14, नीचे में कितना बचा 11, मतलब ये मेरा रेशियो क्या हो गया 14:11, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रहा है थोड़ा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ 2 टू द पावर, देखिए कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो आप वहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं, है ना, ऐसा पिंच आउट करेंगे तो जूम हो जाएगा, पिंच इन करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है 2 टू द पावर x+6 किसके बराबर है 8 टू द पावर x+1 के, तो x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये x+6 के बराबर है और ये किसके बराबर है, सॉरी x+1 के बराबर है ना। ये तो जानते हैं कि 2 को जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो इस 8 को हम लोग 2 के क्यूब के रूप में लिख लेते हैं, ये x+6 हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं 2 का क्यूब और यहाँ क्या हो गया x+1 हो गया। अब ये 3 ब्रैकेट के बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x+6 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x+1। अब दोनों का बेस बराबर है तो जो इनका पावर है वो भी बराबर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, मतलब अतः x+6 इसके बराबर, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, 3 में 3 का गुणा हो गया तो 3, ये क्या हो गया 3x+3। x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, मान लो मैं इसको इधर ले गया तो ये क्या हो गया आपका 3x में से 1x किया 2 हो गया, इधर ये इधर आके इधर आ जाएगा तो आपका 6 - 3, तो इधर क्या बचा, x को लेफ्ट साइड ही लिख ले रहा हूँ वैसे अच्छा लगता है, 2x और ये क्या हो गया 3, तो x का मान क्या हो गया 3/2, ये आंसर हो जाएगा, एकदम इजी से तो था। ठीक है, चलिए ओके, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है,
अगर आपको HCF का कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट भी बन जाता। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर कितना है 24 एंड 168, मतलब पहला वाला HCF है, दूसरा वाला LCM है। एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:7, ठीक है। फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, मान लो कि पहला नंबर N1 है और दूसरा नंबर N2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये कितना दिया हुआ है 1/7, और इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहला वाला x है, दूसरा वाला 7x है ना। मैं डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला से भी बता दे रहा हूँ। देखिए दोनों में जो चीज़ जो हाईएस्ट कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे क्या है x, हाँ x मतलब जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वही कट गया, तभी तो 1/7 बचा। तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन वाला जो फैक्टर है उसी को तो हम लोग HCF बोलते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में 24 बोला है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा x बराबर 24 डायरेक्ट हो जाता। तो मेरा बड़ा नंबर क्या है 7x है ना, लार्जर नंबर क्या है मेरा 7x। तो 7 में मैं 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 168 आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, वही उसका HCF कहलाता है। या फिर दूसरा हम लोग अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो इसको सूत्र से भी, फॉर्मूला से भी बना लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब भी दो नंबर का बात किया जाए, दोनों का LCM इंटू HCF उन दोनों नंबर के गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे LCM कितना बोला है मेरे को 160, कितने लिखा रहा है, एक मिनट ना, देखिए इनका LCM क्या बोला है 168 और HCF कितना बोला है 24। पहला नंबर हम लोग माने थे x, दूसरा नंबर माने थे 7x, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए जितना कट रहा है काट लेते हैं, 7 से इसको काटते हैं 7, 7 2 जा 7 4 जा, मतलब इधर की तरफ बचा x का स्क्वायर, इधर की तरफ बचा 24 इंटू 24 है ना। अब यहाँ से मेरे को पता चल जा रहा है कि x का मान कितना है, x का मान है 24। तो मेरे को वही लार्जर नंबर पूछा है, बड़ा नंबर पूछा है। बड़ा नंबर मेरा कितना था 7x है ना, साथ में हम लोग गुणा कर देंगे 24 का, तो ये मेरा आ जाएगा फिर से 168, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहला नंबर हम लोग इसको x माने थे, दूसरा नंबर हम लोग 7x माने थे। आई होप सब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। वैसे एकदम आसान सा था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। जो नया नया पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत भले लग सकता है, ठीक है। चलिए जो भी डाउट रहेगा आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग वहीं डिस्कस कर लेंगे, टेलीग्राम वगैरह में भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। जो प्री BEd का 2023 का एग्जाम हुआ था इसको बस नहीं सॉल्व किए थे हम लोग है ना, 2021 वाला कर चुके हैं, 2022 वाला कर चुके हैं, 2023 को भी अभी कर लेंगे क्योंकि जल्दी से आपका प्री BEd का एग्जाम होने वाला है। इसमें का जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको पूरा 30 का 30 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम में बता सकते हो, जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप में बता सकते हो। इसके अलावा जो भी और स्टडी मटेरियल चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर, इसका PDF, जो भी इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब आपको मेरे इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास आपको अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।